तो एनवायरनमेंट में जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए और एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? सब सारी एक्टिविटीज़ रोक दीजिए, लोगों का जीवन यापन, यातायात, कारोबार सब कुछ रोक दीजिए। ये तो कोविड में हमने देखा ही है। कोविड में जब सब कुछ बंद था, तो दिल्ली से पहाड़ दिख रहे थे। सो इसको तो सॉल्यूशन नहीं मान सकते। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाला है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब $5 ट्रिलियन की बात होती, 2014 में $5 ट्रिलियन के कॉन्फ्रेंसेस में या कोई इसकी चर्चा कर देता था, लोग सीरियसली नहीं लेते थे। कल्चरल इकोनॉमी और टेम्पल इकोनॉमी की भी काफी बात करते हुए नजर आते हैं। आज मंदिरों का गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होना, ये सबसे बड़ी नेगेटिव समस्या है। नमस्कार, मैं उर्वी स्वागत कर रही हूँ आप सभी का कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के केजे टॉक्स में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत सिन्हा जी, जो एनएचईवी दिशा प्रोग्राम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। आज हम लोग इनसे बात करने जा रहे हैं ग्रेफ 4, क्लाइमेट फाइनेंसिंग जैसे कुछ अहम मुद्दों पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको मिलवाती हूँ अभिजीत जी से। हेलो सर, स्वागत है आपका कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के केजे टॉक्स में। थैंक यू, नमस्कार और कमाल ज़िंदगी के दर्शकों को भी नमस्कार। जैसे सर दिल्ली की बात करें तो हवा में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है और जिसके चलते में ग्रेफ 4 भी दिल्ली में लागू किया गया है। हुँ। आप एनवायरनमेंट, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के क्षेत्र में काफ़ी समय से काम भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ग्रेफ 4 को लागू कर देने से या ऐसे कदम उठाने से इस चीज़ का उपाय निकाला जा सकता है? क्या ये इस चीज़ का सॉल्यूशन है? देखिए, किसी भी चैलेंज का जो क्लाइमेट क्राइसिस हाँ से जी। रिलेटेड है, ऐसे चैलेंजिंग क्लाइमेट क्राइसिस में 3 लेयर बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके सर्विलेंस का क्या इम्प्लीमेंटेशन इम्पोज़ करने का क्या रिस्ट्रिक्शन है, कितनी डिसिप्लिन है, कितना सक्सेस है और दूसरा आपने प्रिवेंशन के लिए क्या किया है साल भर। और तीसरा अगर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर सके, तो फिर आपने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्स क्या प्लान किया। सो ग्रैप 4 जो है, ये रिस्पॉन्स मैनेजमेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ओके। लेकिन आपने सर्विलेंस उन रीज़न्स के ऊपर, उन सोर्सेज़ के ऊपर जो आपके लिए पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर आपने कितना सर्विलेंस लगाया? गाड़ियाँ जी। कैसे आती हैं? कौन से सोर्सेज़ से हम कितना पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं पर डे, पर मंथ? क्या हमारा उसका रूट कॉज़ है? और किस मौसम में, किस रीज़न से, किस टाइम में वो बढ़ रहा है, घट रहा है? इसका कोई क्रेडिबल पायलट मैंने दिल्ली के अंदर होता हुआ नहीं देखा। दूसरा कि आपने प्रिवेंशन के लिए क्या किया? अगर आपको काफ़ी समय से इस बारे में चर्चा चल रही है कि मेन कॉज़ व्हीकल है, जो बाहर से आता जी। है। सो व्हीकल को, ट्रक्स को जो बहुत गंदा धुआँ छोड़ते हैं, BS4 डीज़ल क्या वो किसी भी अ अ, स्टैंडर्ड को इमिशन के कंप्लाई नहीं करते हैं और थोड़ी-सी रिश्वत देकर वो शहरों के अंदर घुस जाते हैं, दिल्ली के अंदर घुस जाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए आपको प्रिवेंट करना और रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म करना एक अलग बात है। लेकिन उनको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने के लिए कि वो शहर के बाहर ही रुक जाएँ, किसी लॉजिस्टिक हब पे, जी। हमने प्रिवेंशन क्या प्लान किया हुँ। पिछले 1 साल में। तीसरी बात आती है जो आपके दर्शक जानना चाहते हैं कि ग्रैफ 4 से क्या सक्सेस होगा? कितना कारगर है? दिल्ली में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसमें उनको कितनी राहत मिलेगी? तो मैं बहुत सिंपल सा एक डेटा आपको दूँगा कि आप सिर्फ फास्टैग के ऊपर या आपकी जो व्हीकल की कंपनीज़ हैं, जिसमें BS4 के डीज़ल का ग्रैफ 4 में शहर के अंदर घुसना अलाउड नहीं है। जी। आप सिर्फ उसका डेटा निकाल कर देख लीजिए कि कितनी गाड़ियाँ घुस चुकी हैं और रोज़ घुस रही हैं। आपको पता चल जाएगा ग्रैफ 4 कितना बड़ा फेलियर है। जैसा कि सर आपने अभी बोला कि ग्रेफ 4 एक कितना बड़ा फेलियर है और आपने इससे पहले ये भी बोला था कि प्रदूषण को रोकने के लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिसेज़ को बहुत टाइम से यूज़ भी किया जा रहा है। जी। जैसे कि ऑड इवन को भी पहले लागू किया गया था, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे भी कोई फ़ायदा हुआ। तो सर जब ग्रेफ 4 भी एक फेलियर है, ऑड इवन से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो एनवायरनमेंट में जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए और एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए सब कुछ रोक कर जी। पॉल्यूशन कम करना या ऐसा कैसे पॉल्यूशन सब सारी एक्टिविटीज़ रोक दीजिए, लोगों का हुँ। जीवन यापन, यातायात, कारोबार सब कुछ रोक दीजिए। ये तो कोविड में हमने देखा ही है। कोविड में जब सब कुछ बंद था, तो दिल्ली से पहाड़ दिख रहे थे। सो इसको तो सॉल्यूशन नहीं मान सकते। जी। सॉल्यूशन वो है जो आपके ऊपर, आपके शहरों के लाइफ के ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट लाते हुए, एक सेंसिबल डेवलपमेंट करते हुए, सर्विलेंस करते हुए, जी।
प्रिवेंशन करते हुए एक प्रोटेक्शन क्रिएट करे कि हम जिन चीजों से गलतियां कर रहे हैं उनको हम सीधा कर पाए, उनको हम ठीक कर पाए। तो अगर उसकी बात करते हैं तो आपने सॉल्यूशन दिल्ली के अंदर, दिल्ली का रिड्यूस करना और दिल्ली के आसपास के राज्यों के साथ जो एक बहुत नोबल इंटेंट के साथ एंगेजमेंट, वार्तालाप की जरूरत थी, संवाद की जरूरत थी कि हम आपके शहर के बॉर्डर लाइन के ऊपर वैसे लॉजिस्टिक सेक्टर बना सकें, लॉजिस्टिक हब्स बना सकें, इसका प्रपोजल भी दिल्ली सरकार को दिया। आईआईटी जैसे साइंटिफिक एडवाइजर्स जैसे टेक्निकल एडवाइजर्स, थिंक टैंक सब ने मिलकर दिल्ली सरकार को दिया कि आप लॉजिस्टिक हब को बनाइए और इसको बनाने में 2 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। लेकिन ये एक कारगर उपाय होगा। अगर आपकी इंटेंट किसी भी काम को करने के लिए, आपका कंटेंट और आपका एक्सटेंट, सो इंटेंट आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कंटेंट आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और एक्सटेंट आपकी युक्ति पर निर्भर करता है। तो आप डिवाइस क्या कर रहे हैं? अगर आप डिवाइस सिर्फ ये कर रहे हैं कि जब बहुत प्रदूषण बढ़ेगा तो 2-4 मिनिस्टर हमारे चले जाएंगे कुछ न्यूज़ चैनल के कैमरास लेकर के और वहां पर ट्रक को रोकने लगेंगे। अगर आपका फ्लैश मॉब क्रिएट करके जनता के आंखों में, जनता की नज़र में एक बस दिखाने का कंटेंट है, इंटेंट है कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा। हमने ग्रैब फोर लगाया, बस पुलिस ₹200 ₹500 लेकर के ट्रक शहर के अंदर घुसा देती है। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जैसा कि सर अब हम लोग दिल्ली की बात ही कर रहे हैं, तो वो एयर पोल्यूशन की तो हमने बात कर ली, जैसा कि आपने बताया अभी ऑड इवन, ग्रेफ इन सब की बात बताई और आपने ये भी बताया कि हमको कैसे डिवाइसेस प्लान करने चाहिए। बट अगर हम दिल्ली में ही वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो अभी हाल ही में देखा गया था यमुना नदी में टॉक्सिक फोम, जिसमें लोग एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला अपने बाल धो रही थी उस टॉक्सिक फोम से। तो लोगों को पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है, लेकिन वो कितनी खतरनाक है, ये भी उनको जानकारी मिलनी चाहिए। तो एनवायरनमेंट का पार्ट तो यमुना नदी भी है, तो उसके लिए सरकार के क्या प्लान है? तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और बाकी कई तरह के पोल्यूशंस हैं, केमिकल पोल्यूशंस हैं। इन सब के अलग-अलग सर्विलेंस होते हैं। जी। अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट से जनरेट होती है और जब तक वो दिल्ली तक इतना ट्रैवल करके आती है, उन्होंने उस नदी के अंदर किन पॉइंट्स पर क्या मिलता है इसका सर्विलेंस बनाया जाना चाहिए और उससे पता चलेगा कि किन 2 पैचेज़, 2 सर्विलेंस पॉइंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आके मिक्स हुआ है। डेफ़िनिटली वहाँ कुछ न कुछ नाला है, कुछ न कुछ जो अलाउड नहीं है नदी के अंदर डालना, ड्रेन है या कोई ऐसी केमिकल ड्रेन है, वो उसके अंदर आके मिल रही है। सडनली उसका जो वाटर प्यूरिटी का लेवल है, वो बहुत क्रिटिकल स्तर पर जा रहा है। तो सर्विलेंस के ऊपर आप प्रिवेंशन क्रिएट करते हैं और फिर आप रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं कि फिर भी अगर किसी ने कुछ डाल दिया जो हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हमारे नज़र के सामने नहीं रहा और वो एक ट्रबल क्रिएट करता है आगे जाके, तो हम क्या रिस्पॉन्स फिर उसको क्या ड्रेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है। ओके। हमारे यहाँ ज़्यादातर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर के या एयर को लेकर के या वाटर को लेकर के जो रिस्पॉन्स दिखाया जाता है, वो सिर्फ़ लास्ट फ़ेज़ रिस्पॉन्स दिखाया जाता है। छठ पूजा आने के बाद आप अचानक से उठते हैं कि हम ये करना शुरू करेंगे। उसके पहले जो काम किया जाना चाहिए, ये पूरा सर्विलेंस का जो सिस्टम लगाया जाना चाहिए, उन स्टेट्स के साथ में क्योंकि आप इम्पैक्ट हो रहे हो। जहाँ से नदी आ रही है वो इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं लोग, वहाँ तो पानी जी। साफ़ है। तो आपको जाकर उस जगहों पे उनके साथ इस परिचर्चा में कितना ईज़ एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे इसको फंड कर सकते हैं, खासकर एयर पॉल्यूशन के ऊपर में और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जी। इसके ऊपर व्हीकल को जो कि मेन कल्प्रिट है, उनको रोकने का पूरा पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के सामने प्रस्तुत किया गया था। आई थिंक काफ़ी खबरों में भी रहा था, लेकिन इसके ऊपर स्टेट ने कोई रिस्पॉन्स तो क्या ये सरकार की गलती है? ये तो लोग बता पाएँगे किसकी गलती है? जैसा कि सर अभी मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आप कॉप 28 में गए थे। लेकिन जैसे कि बात करें पर्यावरण की, तो जो सबसे बड़ा उसका सम्मेलन है कॉप, आप उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो कॉप इतना बड़ा सम्मेलन है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, उसको मेरे समर्थन की क्या ज़रूरत है? देखिए, कॉप मुझे जो लगता है, आप मैं बायस्ड हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो जी। सकता है। ये इसका नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, जी। लेकिन इसका नाम कॉन्स्पिरेसी ऑफ पावरफुल्स होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आप एशिया को, इंडिया को, अफ्रीका को या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं,
उनको सिर्फ एज अ मार्केट ट्रीट करने के लिए, कॉप के प्लेटफॉर्म को एज एन एग्जीबिशन ट्रीट करने के लिए कॉप का आयोजन कर रहे हैं। वहां जो लेजिटिमेटेड डिस्कशन है कि जो हाई इमिशन कंट्रीज हैं वो लेस इमिशन कंट्रीज को एक सर्टेन पेनाल्टीज पे करेंगे और ये पैटर्न प्रिविलेंस में लाया जाएगा कि जो आगे फ्यूचर में ज्यादा इमिशन करेगा उसको पे करना पड़ेगा लेस इमिशन वालों को। ये एडवोकेसी से, बातचीत से सुलझने वाला मुद्दा नहीं, इसमें ये पेमेंट होनी चाहिए। और कॉप 26, 27, 28 में मैं शामिल हुआ, 29 में मेरा कोई उम्मीद नहीं रहा उनसे। अगर इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन एंड रिजल्ट तक जाता हुआ नहीं दिखता है, तो फिर उस पे टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। हमने काफ़ी समय पहले कॉप 26 के समय में इंडिया में हम लोगों ने पहली ईवी की रैली की थी। उस वक़्त से ही ये इंटेंट क्लियर हो गया था। मुझे शायद बायस्ड हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा दिखने लगा था कि कॉप 29 तक जाते-जाते एक ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट बन जाएगा। और एग्ज़ैक्टली 29 में आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में अब देश खुलकर सामने आकर बोल रहे हैं कि इस क्लाइमेट इकोनॉमी का, इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे बायस्ड होने के रीज़न को आप थोड़ी देर के लिए डिस्काउंट कर दीजिए और आप एक कदम तो चलकर दिखाइए। अगर 2% की मुझे फर्स्ट लॉस गारंटी चाहिए, इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, हाइड्रोजन को, और जो हमारा मेन कल्प्रिट है, ट्रक्स हैं या कोई बसेस हैं या हाईवे के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है वो, अगर उनको फंड करने के लिए जो भी क्लाइमेट इकोनॉमी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर इंडिया बनाता है, उसके फर्स्ट लॉस के लिए 2% की गारंटी चाहिए। सो कॉप एक कदम तो चलकर दिखाए, एक कदम चले, हमारा विश्वास जीते, तो फिर हम उसके साथ एंगेज हों। अगर वो नहीं होना, तो इससे बेहतर है कि भारत अपनी क्लाइमेट इकोनॉमी बनाए, वहाँ जाकर अपनी टाइम और एनर्जी खर्च करने से बेहतर। जैसा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग और ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाला है। जी। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे एम्बिशियस लग रहा है क्योंकि मौजूदा सरकार पता नहीं तब तक रहे कि ना रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है? क्या ये टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं? देखिए, ये दोनों चीज़ें, सरकार का होना, ना होना, और ये 2070 तक की क्लाइमेट इकोनॉमी का जो जी। एम्बिशन है 10 ट्रिलियन का, ये दोनों एक-दूसरे से कितनी लिंक्ड हैं, कितनी लिंक्ड नहीं हैं, ये तो शायद पॉलिसी मेकर्स बता पाएँ। जी। लेकिन मैं जो देख पाता हूँ या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब $5 ट्रिलियन की बात होती थी, हुँ। तो और 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2014 में $5 ट्रिलियन के कॉन्फ्रेंसेस में या कोई इसकी चर्चा कर देता था, कहीं इसका कोई प्रोग्राम होने लगता था, उसपे कहीं $5 ट्रिलियन लिखा होता था। लोग सीरियसली नहीं लेते थे। हुँ। वो नहीं, ये तो पता नहीं होगा, नहीं होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाफ फॉर मेजॉरिटी ऑफ देम। ये 2021 में जब क्लाइमेट एम्बिशन की बात शुरू हुई, उस क्लाइमेट एम्बिशन को बाद में कैलकुलेट किया गया कि हम हमारा क्लाइमेट एम्बिशन होना क्या चाहिए। इतनी बड़ी इकोनॉमी को डिकार्बोनाइज़ करने के लिए टाइम कितना लगेगा और पैसा कितना लगेगा, फिर ये दोनों चीज़ें आएँगी, 2070 तक लगेगा और $10 ट्रिलियन लगेगी। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ये विज़न दिया कि इसके ऊपर बातचीत करना शुरू करो और इसके ऊपर काम करना शुरू करो, तो उस विज़न में कहीं ये लिंक नहीं है कि यही पार्टी होगी, यही प्राइम मिनिस्टर होंगे 2070 तक या यही गवर्नमेंट होगी। कई बार कई गवर्नमेंट आएँगी, जाएँगी, ये भी वापस आएँगी। इस लिंक को अगर आप पीछे एज़ अ मिशन देखें, तो ये एम्बिशियस है कि नहीं, ये हो पाएगा या नहीं, इसकी एक कैलकुलेशन मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ। 2070 में अगर आप 10 ट्रिलियन कर रहे हैं, तो हुँ। 60 में 8 कर रहे होंगे। अगर मैं 2 ट्रिलियन हर डिकेड में ऐड करता हूँ, ओके। 50 में 6 कर रहे होंगे, 40 में आप करीब 4 कर रहे होंगे और 2030 में 2 कर रहे होंगे। तो आपके ओके। पास पहला डिकेड जो है 2030 का, वो डिकेड करीब-करीब $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बिल्ड करने वाला होना चाहिए। और अगर उसको बिल्ड करने के जो बेसिक पैरामीटर्स देखें, हाँ, हम लोगों की क्लाइमेट फाइनेंसिंग में उस वक़्त मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास, जी। आफ्टर द रिवाइवल व्हेन सिंस गडकरी जी केम इन 2014 हुँ। एंड NHAI एंड देयर PSUs बिकम वेरी, वेरी स्ट्रांग। वो किसी बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए स्ट्रांग थे और बहुत सारे ग्रीन प्रोजेक्ट, बहुत जी। सारे ग्रीन हाईवेज़ उन लोगों ने बनाए भी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बाद किसी के पास अगर एक बड़ा क्लाइमेट का ब्लेंडेड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट था, तो वो नेशनल हाईवे ईबी के पास था, जिसको भारतमाला और सागरमाला के ऊपर जितने आपको चार्जिंग स्टेशन आने हैं, जितने ट्रक के, बसेस की जो चार्जिंग होनी है, जी। उनके लिए जो एसेट बनाने हैं, उसके लिए फाइनेंसिंग का एक 5,000 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट था। 5500 किलोमीटर, ओके। 1 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए ईआईवे। हुँ।
इसको इसके साथ धीरे धीरे हाइड्रोजन, हाइडल पावर, विंड पावर, बाकी के जो आपके अदर देन डीजल फ्यूल हैं वो जुड़ने जी। लगे और इनकी इकोनॉमी भी धीरे धीरे आकर जुड़ने लगी। हुँ। सो मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि जिस भी स्टेट में मैं जा रहा हूँ, जितने भी प्रोग्रेसिव और बहुत एम्बिशियस वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनसे मिल रहा हूँ, वो 2-3-4 हाईवे अपने स्टेट के लिए उसमें जोड़ देते थे, ओके। विज़न प्लान में। तो ये 5,000 करोड़ भी कम पड़ने वाले थे, पूरा जी। करने के लिए। तो ऐसे कितने और सेक्टर हैं, जिन सेक्टर्स के पास ये क्लाइमेट इकोनॉमी बनाने का पावर है। इस पावर को एक साथ लाना और उसके लिए फिर माइलस्टोन्स क्रिएट करना और माइलस्टोन का पहला माइलस्टोन 2030 में रखा जाए, $2 ट्रिलियन का रखा जाए, या तो फॉर्मल कंक्रीट जिसको आप कहते हैं बिल्ट इकोनॉमी और जी। या फिर परचेज़ इकोनॉमी, जो जिसमें आपके पास परचेज़िंग पावर होती है, जो बाकी के स्टेक होल्डर को भी लेके चलती है। जी। वो 2030 तक अगर 2 ट्रिलियन की हो, तो फिर 2030 की रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए और जब मैं 2030 के रिवर्स कैलकुलेशन में जाता हूँ, हुँ। तो 225 से 263 बिलियन यूएस डॉलर की भारत को 2026 से 2030 के बीच में एज़ एन इन्वेस्टमेंट हर साल ज़रूरत पड़ेगी। ओके। इतने की अपॉर्च्युनिटी बनेगी और इस अपॉर्च्युनिटी के अंदर आप 2030 से 2035 का भी विज़न अगर ऐड करते हो, तो वहाँ आपको 325 से 355 बिलियन यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी इन्वेस्टमेंट उसमें ऐड होगी। ओके। अब ये दोनों इन्वेस्टमेंट टोटल करती है करीब-करीब 250 बिलियन तो आपको चाहिए। हुँ। आपका करंट इन्फ्लक्स 42 टू 44 बिलियन डॉलर का एनुअल है जी। इस वक़्त। जी। तो आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ शॉर्ट है। हुँ। अब उस शॉर्ट अमाउंट को पूरा करने के लिए इंडिया को ग्लोबल 4.5 ट्रिलियन डॉलर की सर्कुलर इकोनॉमी का 1% हर साल ऐड करना है अपनी ओके। इकोनॉमी में। आप एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो 5वीं सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अगर वो ग्लोबल 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का 1% तो डेफिनिटली उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो यस, अपने इकोनॉमी में बन जोड़ सकती सकती है। है। ये अगर जोड़ती है तो 45 इंटू 5 समवेयर अराउंड 225 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ सर्कुलर इकोनॉमी से अगले 5 सालों में जुड़ेगी और 44 पर ईयर का इन्फ्लक्स पहले से है। सो जी। 44 इंटू 5 इज 220, 220 और 225, 45 into 5 जी। and 44 into 5. This totals to 220, 253, 470. करीब-करीब 500 बिलियन यूएस डॉलर मतलब आधे ट्रिलियन की इकोनॉमी आपकी सिर्फ ग्रीन से कंक्रीट इकोनॉमी। इसके प्रोविजंस हैं, इसके पूरे मिशन मोड में इनको क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस चाहिए, उनको क्या पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, उनको क्लाइमेट फाइनेंसिंग कितनी चाहिए, ये बड़े तरीके से स्टेप बाय स्टेप, फेज़ बाय फेज़ प्लान किए गए और ओके। इसके अलावा जो आपकी इस वक़्त डीज़ल इकोनॉमी है, वो भी एट द सेम टाइम ट्रांज़िट कर रही है ग्रीन की तरफ। ओके। जो व्हीकल, जो कंपनियाँ डीज़ल ट्रकों का, डीज़ल गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, वो धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर स्विच होंगे। तो वो एडिशनली ऐड होगा। तो 2 ट्रिलियन में से आधे ट्रिलियन की पूरी प्लानिंग है, आधा ट्रिलियन और स्विच ओवर से एक्सपेक्टेड जी। है और इन दोनों के बाद अगर 2 ट्रिलियन की आप इकोनॉमिक्स देखें, तो कम से कम 1 ट्रिलियन आपके परचेज़िंग पावर में जाएगा। मतलब पूरी 2 ट्रिलियन की का प्रोजेक्शन हार्डकोर इकोनॉमी में एक्सपेक्ट करना 2030 तक शायद एम्बिशियस होगा, लेकिन 1 ट्रिलियन का एक्सपेक्टेशन जितने लीडिंग हाउसेज़ हैं, उन सब ने इंडिया की 1 ट्रिलियन की ग्रीन इकोनॉमी की बात 2030 तक मानी है और उसको इंडिकेट भी किया है कि ये टारगेट इंडिया के लिए बहुत एम्बिशियस है, लेकिन उतना ही ज़्यादा पॉसिबल भी है और ये हो भी सकता सर लेकिन हम लोग लगता है सवाल से थोड़ा-सा भटक गए हैं है। हुँ, कि जो मौजूदा सरकार है ये उसकी नीतियाँ हैं। अगर सरकार नहीं रहेगी तो क्या गारंटी है कि ये अचीव टारगेट हो पाएगा? ये तो देखिए जैसे आप एज़ अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं जी। और एक सही व्यक्ति को चुनते हैं। हुँ। तो आपने एज़ अ कम्युनिटी ग्रो किया और बहुत सारे घोटालेबाज़, भ्रष्ट नेताओं को छोड़कर जी। आपने एक ऐसे व्यक्ति को गुजरात से उठाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया, जिन्होंने गुजरात का विकास का एक मॉडल दिया। ओके। तो आप एज़ एन कम्युनिटी ग्रो करके पहले पहला डिसीज़न लेते हैं, जी। फिर उसके बाद इकोनॉमी ग्रो करती है।
जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो ट्रांसपेरेंसी आती है, इंक्लूजन आता है, जो माइक्रो इकोनॉमीज हैं वो मेन स्ट्रॉम इकोनॉमीज में आकर के मिलना शुरू होती हैं। जैसे आप यूपीआई की बात करते हैं, आज डिजिटलाइजेशन की जी। बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कैश में बहुत सारा बिज़नेस किया करते थे और वो अब मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का हिस्सा है। हुँ। टैक्स भरते हैं, अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं। सो फिर माइक्रो इकोनॉमीज आकर लार्ज इकोनॉमी में ऐड होती हैं। तो जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो वापस जाकर डेमोक्रेसी को चेंज करती है। हुँ। सो अभी इकोनॉमी डेमोक्रेसी का एक पॉइंटर्स, एक उसका मिशन बना रही है कि आप 2070 तक, 2047 तक ये टारगेट्स इन सेक्टर्स में पूरा करो। सरकार रहे न रहे, व्यक्ति रहे न रहे, वो विज़न, वो मिशन रहना चाहिए। और जो गवर्नमेंट इसको कर रही है, डेफिनिटली उनको इस इंटेंट के बिल्ड करने का फ़ायदा होगा। लेकिन यदि नहीं भी रही, किसी और को आना पड़ा, इनको वापस आना पड़ा, ये स्विच ओवर राजनीति में चलता रहेगा। जी। वाजपेयी जी कहा करते थे कि पार्टी रहे न रहे, सरकार रहे न रहे, देश रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। तो अगर आप उस मिशन को अपनी युवा पीढ़ी में, अपने इकोनॉमिक सेक्टर में, माइक्रो सेक्टर्स में, उनके दिमाग में, उनके ज़हन में बिठा देते हैं कि आप 100 साल का देश बनने वाले हो 2047 में और आपके ये एम्बिशंस हैं, तो जी। वो उसी एम्बिशन को फ़ॉलो करेंगे। वो अगला सरकार ढूँढ लेंगे जो उस एम्बिशन को फ़ॉलो करे। तो अगर मैं ये कहूँ कि सरकार रहे न रहे, ये एम्बिशन एक बार बन गया, तो जो सरकार आएगी उसको पूरा करना पड़ेगा। ओके, लेकिन सर फिर एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ ये करती है कि पहले भी जो पुरानी सरकार थी उसने भी काफ़ी सारी ऐसी नीतियाँ बनाई थी, जिनको आज चेंज कर दिया गया है। तो ये तो फिर वही बात आ गई, जैसे गंगा एक्शन प्लान की बात कहें तो वो कब बनाया गया था, लेकिन उसको कब लाया गया, लागू किया गया और आज भी गंगा का स्टेटस क्या है, वो तो सभी जानते हैं। हुँ। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब जो अपोज़िशन है, 2 तरह की अपोज़िशन है। एक तो पॉलिटिकल अपोज़िशन होती है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जी। लेकिन एक रीज़नेबल अपोज़िशन होती है, जिनको कभी पीछे के पैटर्न्स में सरकारों की नीयत देखकर ऐसा लगा कि जी। जब भी नई गवर्नमेंट आती है, तो वो सिर्फ़ नाम चेंज कर देती है योजनाओं का। लेकिन योजनाएँ मोटा-मोटी, कमोबेश वही सेम रहती है। अगर जी। आप डिजिटल इंडिया की बात करें कि डिजिटल इंडिया जब स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ई-गवर्नेंस करके एक प्रोग्राम होता था, पहले। जी। जिस सरकार के समय में ई-गवर्नेंस का प्रोग्राम होता था, उसका नाम 2014 में मोदी जी की सरकार ने आकर डिजिटल इंडिया रख दिया। हुँ। इसके अलावा ये नाम बदल रहे हैं और फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके भीतर, उस विज़न के भीतर कई लोग पूरी निष्ठा, लगन और विश्वास के साथ जुड़े हुए थे कि ये सिर्फ़ नाम नहीं बदला जा रहा है, ये इतिहास बदला जा रहा है। 2016 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत होती है और 2000 करीब आप 84 से 90 महीनों के बाद डिजिटल इंडिया की 2 रैंकिंग को कंपेयर कर लीजिए। इंडिया की ग्लोबल डेटा कंज़म्पशन की रैंकिंग डिजिटल इंडिया की शुरुआत के समय में 122 होती है ग्लोबली एज़ अ ओके। कंट्री और 90 महीनों के बाद, करीब-करीब 7 सालों के बाद इसकी ग्लोबल रैंकिंग क्या होगी? आप सोच के बताएँ? अगर 122 थी एज़ अ कंट्री हुँ। और डिजिटल इंडिया के आने के बाद कितना कितना बढ़ सकती है? टॉप के कितने रैंक्स में आ सकती है? कोई वाइल्ड गेस करके बताइए? 50 के अराउंड। हाँ, सो इसकी ग्लोबल रैंकिंग थी 1, ओके। नॉट 50। ओके। ग्लोबली 1 ऑल टुगेदर पुटिंग चाइना एंड अमेरिका टुगेदर। उतना डेटा इंडिया अकेला कंज़्यूम करता है डिजिटल इंडिया आने के बाद। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है। किसी को लगा कि सिर्फ़ नाम बदल रहे हैं, किसी को लगा कि ये इतिहास बदल रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं। ये इतिहास सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा कंज़म्पशन में रैंकिंग बढ़ाने का नहीं है। हम फ़ास्टेस्ट डेटा प्रोवाइडर हैं आज ग्लोबली और हम सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइड करते हैं अदर देन इज़राइल। इज़राइल की जो रैंकिंग है, इज़राइल का जो डेटा का कॉस्ट है पर जीबी डेटा, उसके नीचे पहला इंडिया कंट्री है और उसके बाद बाकी सारी कंट्रीज़ के और एक्सपेंसिव डेटा है, पर जीबी की जो रैंकिंग है। ओके। सो इस तरह के विज़न्स को पूरा करने के लिए पूरी जिसको आप कहते हैं कि लगन, निष्ठा और कर्तव्य करने का पूरा वो कमिटमेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं है, तो शायद नाम बदलें, कुछ काम करें, ना करें, वो सब बाकी सब राजनीति। सर, हमारे जैसे दर्शकों की जानकारी के लिए और मैं भी इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहती थी आपसे हुँ, कि जैसे आपने अभी बात करी 2070 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करने की जी। और 2047 का भी हमारा टारगेट सेट है 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का। तो क्या ये दोनों अलग हैं या फिर ये इसका एडिशनल ही कुछ है? देखिए, आपके इस एक सवाल में 2 अलग-अलग कैलकुलेशन हैं। जी। एक कैलकुलेशन ये कहती है, जो परचेज़िंग पावर की कैलकुलेशन है।
कि हम हर साल अपनी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के साथ-साथ बढ़ा भी रहे हैं जी, और ये परचेजिंग पावर 2047 तक बढ़ते-बढ़ते करीब-करीब 35 से 38 ट्रिलियन डॉलर की हुई। ओके, दूसरी कैलकुलेशन ये कहती है कि इकोनॉमी परचेजिंग पावर की तरह ग्रेजुअली अब डेवलप नहीं कर रही है। ये करीब साढ़े 6 साल में डबल हो जाती है। जी, तो उसका एक बेस डबल है, जो हमने अपने ग्रोथ में देखा है पिछले 10 सालों के बीच में, साढ़े 6 साल मतलब 10 साल के अंदर ही होंगे जी, और फिर उसी फ़ोल्ड में वो डबल होती रहेगी, तो 2050 तक करीब-करीब 52 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ओके, और तीसरी इकोनॉमिक्स जो है वो ये कहती है कि अगर डिकार्बोनाइज़ेशन का एक पूरा नेशनल एम्बिशन इंडिया चलाता है, तो 2070 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की पैरेलली ग्रीन इकोनॉमी खड़ा करता होगा। ये 3 अलग-अलग कैलकुलेशन सर जैसे आपने इन दोनों की थ्योरीज़ की बात करी, तो आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के लिए? आप 2000 साल का जी, परचेज़िंग पावर इकोनॉमी इंडिया की देख जी, लीजिए, उस वक़्त इंडिया 5वें नंबर पे होता है, जी, करीब 4.01% की ग्लोबल इकोनॉमी का ओके, परचेज़िंग पावर परसेंटेज इंडिया के साथ होता है। जी, यही 2000 साल से 2024 के बीच में पहुँचते-पहुँचते इंडिया की परचेज़िंग पावर का जो रेशियो है, वो 8.23% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी हो जाता है। ओके, तो 4% से 8.23% का इसमें इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। ओके, इस वक़्त 2024 के चुनाव को अगर आप रिकॉल करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल एक लक्ष्य निर्धारित किया कि यदि गवर्नमेंट चुनकर वापस आती है, जी, तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के ऊपर काम करेगी। तो जी, परचेज़िंग पावर के मामले में हम काफ़ी करीब हैं उसके जी, और फिर दूसरी इकोनॉमिक्स आप देखें कि यदि परचेज़िंग पावर का हम एक मल्टीफ़ोल्ड क्रिएट करते हैं या मल्टीफ़ोल्ड कैलकुलेशन करते हैं 2047 तक का। जी, सो वो मल्टीफ़ोल्ड क्रिएशन के कैलकुलेशन में एक बच्चा जो 2000 साल के बाद जन्म लिया है, वो करीब-करीब अपनी लाइफ़ टाइम में 2000 2 लाख 40 हज़ार यूएस डॉलर खर्च करता है। तो 2047 में हमारी जो पॉपुलेशन होगी, वो उन्हीं लोगों की पर कैपिटा परचेज़िंग पावर का मल्टीफ़ोल्ड होगी। जी, तो एक व्यक्ति 2 लाख 40 हज़ार यूएस डॉलर खर्च करने वाला और 2047 में हमारे पास करीब-करीब 168 करोड़ लोग होंगे। यस, प्रोजेक्शन जो जी, पॉपुलेशन की है 168 करोड़ की है। आपके दर्शक या आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परचेज़िंग पावर इकोनॉमी का 38 ट्रिलियन का कैलकुलेशन नाउ दूसरी जो इकोनॉमी है, जो आपने कहा कि आप डबलिंग वाली थ्योरी को भी बना दीजिए। जी, तो एग्ज़ैक्टली आपने ठीक ठीक सुना कि 2047 तक 50 ट्रिलियन डॉलर क्यों होगी? पहले पहले ट्रिलियन में मुझे एज़ एन इकोनॉमी इंडिया को 65 इयर्स लगते हैं। दूसरे ट्रिलियन में मुझे 8 साल लगते हैं, तीसरे ट्रिलियन में मुझे 5 साल लगते हैं, चौथे ट्रिलियन में मुझे करीब-करीब 3 साल लगते हैं जी, और अब हम एक ऐसी कैपेबिलिटी, एक ऐसा पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ कई स्टेट हमारे साथ काम कर रहे हैं, एकदम मिशन मोड में काम कर रहे हैं, कि वो हर साल करीब-करीब 1 ट्रिलियन डॉलर ऐड करने की बात कर रहे हैं। से कई स्टेट्स कौन-कौन से हैं जिनमें डबलिंग हो रही है, जैसा कि आपने अभी बात कही? किसी भी स्टेट की आप जब इन्वेस्टमेंट समिट देखते हैं, जी, तो उसका एक एम्बिशन बहुत क्लियरली डिफाइन होता है। जी, 4 स्टेट के नाम मैं ले सकता हूँ, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये चारों अकेले 1-1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट समिट में अपनी मिशन, अपनी कमिटमेंट, अपनी ग्राउंड रियलिटीज़, कितने के एमओयू साइन हुए हैं और कितना वो ज़मीन पर ला पाए हैं, इसका पूरा ब्यौरा अपनी समिट में देते हैं। अगर ये 4 ट्रिलियन डॉलर बिल्ड करते हैं, आने वाले समय में, तो आपकी डबलिंग की जो थ्योरी है, वो कहती है कि 3.89 ट्रिलियन के आस-पास आपकी फॉर्मल इकोनॉमी थी। मैं उसको थोड़ा-सा 2025 के अनुमान के हिसाब से रिड्यूस करता हूँ, जी, 2026 के अनुमान के हिसाब से और 2026 से 6 साल के बाद उनको डबल करता हूँ। 3.2 ट्रिलियन से डबल करता हूँ। कितना होगा? 6.5 ट्रिलियन। कब होगा? 2032 में। 2032 से फिर मैं 2038 6 साल के बाद फिर इनको डबल करता हूँ, 6.5 ट्रिलियन हो जाएगा 13 ट्रिलियन। जी, 2032 से फिर 6 साल आगे बढ़ते हैं 2038 की तरफ, अब ये हो जाएगा 13 ट्रिलियन डॉलर। तो ये 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2038 में जो होगी, उसको और 6 साल में अगर आप डबल करते हैं 2044 के आस-पास, तो वो हो जाएगी 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 2044 से 2050 आखिरी 6 साल, ये हो जाएगी सीधे 26 ट्रिलियन से 52 ट्रिलियन डॉलर की, 52 ट्रिलियन डॉलर की। तो ये डबलिंग की थ्योरी और ये थ्योरी का बेस ये है कि आपका फर्स्ट डबलिंग कब से स्टार्ट होता है? वो 3.25 ट्रिलियन डॉलर से 6.5 ट्रिलियन डॉलर 2032 में पहली डबलिंग होती है। यस, और आप जापान को, सिंगापुर को, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ को देखें, उन्होंने अपने 70 सालों में 2-3 बार डबलिंग की।
दैट इज वाई दे आर नाउ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो इंडिया अगर उस रास्ते पर, उस मिशन पर चल पड़ा है, तो डेफिनेटली ये बेस अगर हम 2032 तक अचीव करते हैं, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के भी कुछ टारगेट्स हैं, एम्बिशंस जी, हैं, जो आपने जी, पिछले सवाल में पूछे, तो जी, हमारी पहली डबलिंग पूरी होगी और वो एक बेस क्रिएट करेगा 2047 तक $50 ट्रिलियन, और उसको कोई नकार नहीं सकता। आप परचेजिंग पावर की तरफ से जाएँ, आप डबलिंग की थ्योरी की तरफ से जाएँ, दोनों तरफ से आप करीब-करीब 50 से $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 से 2050 के बीच में बनेंगे। ओके, काफ़ी बड़ा एम्बिशियस टारगेट है बट अचीव किया जाएगा उसको। बिल्कुल, और $10 ट्रिलियन की जो ग्रीन इकोनॉमी है, जी, वो मैंने आपको बहुत ही विस्तार से एक-एक बताइए। स्टेप बाय स्टेप बताया कि हर साल और हर 10 साल के बाद $2 ट्रिलियन की ग्रीन इकोनॉमी बनाना हमारे लिए, हमारी क्लाइमेट एम्बिशन और डिकार्बोनाइजेशन के ट्रांजिशन गोल के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें जी, हम कितना अर्न करते हैं, अभी इन्फ्लक्स कितना है, हम कितना अपनी फॉर्मल इकोनॉमी में डिकार्बोनाइजेशन के ट्रांजिशन से अर्न करते हैं, जी, और कितना $4.5 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी से, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी है, उसका 1% अर्न करते हैं। अगर इसमें कोई भी संदेह है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर $4.5 ट्रिलियन की सर्कुलर इकोनॉमी का 1% भी अपनी इकोनॉमी में हर साल नहीं जोड़ पाएगी, तो ये जी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस माना जाना मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और जो अचीव भी हो सरकारें जाएगा। हैं, जो भी इस समय की लीडरशिप है, वो उसके ऊपर काफ़ी इंटेंट और कंटेंट के साथ काम कर रही सर जैसे कि आपने इतने सारे ट्रिलियंस बता दिए और मतलब काफ़ी आपने कैलकुलेशंस भी मुझे अभी बताई, है। मैंने जी। समझी भी। लेकिन भारत के जैसे जो क्लाइमेट गोल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और हुँ, मैंने आपसे जैसे जाना भी अब इतना सब। तो जैसे जो बढ़ता अर्बनाइज़ेशन है और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, उसके साथ में हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब क्या वो उसमें रुकावट नहीं बनेगा हमारे क्लाइमेट गोल्स को फॉलो करने में? बिल्कुल रिकॉर्ड बन सकता है, बिल्कुल गलती हो सकती है। जिन कंट्रीज़ ने बहुत तेज़ सिर-पैर के डेवलपमेंट की, जी, जिसका ना कोई अ, सेंस है और ना जिसका कोई लक्ष्य है, हुँ, लेकिन वो डेवलपमेंट ग्रो कर रही है, और ग्रो इकोनॉमीज़ जब ग्रो करती हैं, तो बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। सो जी, एक सेंसिबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अर्बनाइज़ेशन को समझें। जी, भारत इस वक़्त अर्बनाइज़ेशन के जिस दौर से गुज़र रहा है, वो मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा अर्बनाइज़ेशन। हर 1 मिनट में करीब 30 लोग एक रूरल आउटफिट से, एक रूरल सेटलमेंट से उठकर एक अर्बन सेटलमेंट में जा रहे हैं। इतना बड़ा अर्बनाइज़ेशन, जी, और जो ये लोग, ये जो पॉपुलेशन आपकी शहरों में ऐड हो रही है आकर, उन सबको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए। उन जी, सबको रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा हॉस्पिटल, ब्रिज, वर्क, इंडस्ट्री, रोड, सब कुछ चाहिए। उनको जॉब चाहिए, उनको काम, उनको सारी वो चीज़ चाहिए जो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल, ग्लोबल लाइफ़स्टाइल के लिए, मेरा आज का जो यूथ है गाँव का, वो ग्लोबली इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। जी, उसकी एक्सपोज़र, उसकी जो ओपनिंग्स हैं जी, दुनिया को देखने की, वो उतनी ही वाइड है जितनी किसी दूसरे हिस्से में किसी व्यक्ति की होगी वर्ल्ड जी, में। और इनको मैच करने के लिए, इनको पैच करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अर्बनाइज़ेशन के ऊपर और उसके माइग्रेशन के ऊपर एक डिटेल्ड, प्लान्ड एंड प्रैग्मैटिक अप्रोच लेकर के। आने वाले समय में जब लोग अपनी रिटायरमेंट को प्लान करेंगे या रिटायरमेंट को प्लान करते हैं, तो वो एक ऐसा शहर ढूँढते हैं, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, जहाँ की हवा प्रदूषित नहीं हो, जहाँ ट्रैफिक जाम बहुत टेरिबल नहीं लगते हों। तो बेसिकली वो एक मेट्रो की परिकल्पना नहीं करते हैं, जी, अपनी रिटायरमेंट, अपना घर बनाने के लिए। वो एक ऐसी सिटी की परिकल्पना करते हैं, जहाँ आप आराम से साफ हवा ले सकें, शहर की भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं हो, आपका जी, घर, आपका जीवन शांत हो, लेकिन हेल्थ की सुविधाएँ हों, लेकिन जी, सारी इंटरनेट की सारी बेसिक सुविधाएँ हों। शहरों जैसी चहल-पहल नहीं हो और उतना रशा-कशी भी नहीं। तो मतलब क्या है इनका? कि आप अर्बनाइज़ेशन के आगे आने वाले दौर, किस तरह की प्लानिंग करेंगे? कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कितने ऐसे कॉरिडोर होंगे जहाँ आपके सिर्फ़ जी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, हुँ, कितने ऐसे कॉरिडोर होंगे जहाँ आपके सिर्फ रेज़िडेंशियल हैं, ये सबको कैलकुलेट कर उनकी कार्बन फुटप्रिंट को,
उनके पॉपुलेशन को, उनकी डेली की जो कन्वीनियंस है, डेली का जो उनका ट्रांसपोर्ट है, उन सबको कैलकुलेट करके प्लानिंग करने की जरूरत है। सिटी प्लानिंग, रोड प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, इन सब के ऊपर पीएम गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट प्लान, मास्टर प्लान, इन मास्टर प्लान्स को एक साथ पैच कर कर देखना, और वो सेंस जो शायद डेवलपिंग कंट्रीज ने, आज की डेवलप्ड कंट्रीज ने वक्त रहते नहीं देखा, और आज वो स्ट्रगल को फील कर रहे हैं, उस स्ट्रगल में पड़ जाने से बेहतर है कि हम अपनी प्लानिंग्स और अपनी जो सूझबूझ है सस्टेनेबिलिटी की, डिकार्बोनाइजेशन की, उसको वक्त रहते अपनी अपने अप्रोच में शामिल। जैसा कि सर आपने इतनी सारी मुझे प्लानिंग बताई और इतना ट्रिलियन इकोनॉमी की आपने बात करी, तो मुझे तो अब लग रहा है कि हाँ, देश में कुछ तो काम हो रहा है। मुझे ये चीज़ें अच्छी आज बात है। पता चली हैं। लेकिन सर ये जो आप सेक्टर्स की बात करते हैं, तो ये जो ग्रोथ है, ये जो प्लानिंग है, ये हम किन सेक्टर्स में देख सकते हैं? और जैसे कि आप भारत की बात करें, तो भारत में कारोबार करना, बिज़नेस करना सबसे ज़्यादा टफ है इस वक़्त। हुँ। क्योंकि बिज़नेसमैन को लगता है कि बिज़नेस ठीक से नहीं हो पा रहा है या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो आप कितना ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस दे पाए हैं उनको पिछले 10 सालों में अभी तक? देखिए, कौन से स्टेट्स में आप बड़े टिकट साइज़ कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं इकोनॉमी के, वो मैंने आपको बता दिया। जी। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये चारों $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के मिशन मोड में हैं। लेकिन किन क्षेत्रों में आप इन डेवलपमेंट को देख सकते हैं? रेलवे में देख सकते हैं, या रोड में देख सकते हैं, ब्रिज में देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं, पावर में देख सकते हैं। इस पे जाने से पहले मैं आपको एक कॉमन लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स बताना चाहता हूँ। जी। एक कॉमन लाइन ऑफ इकोनॉमी बिल्डिंग बताना चाहता हूँ, जो ये कहती है कि सारे सेक्टर्स में कुछ 2 फैक्टर्स कॉमन हैं। एक, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं न कहीं, और जब ये सारे के सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सारी सेक्टर्स, वो टेक्सटाइल हो, पावर हो, पेट्रोलियम हो, डिफेंस हो, लेदर जी। हो, हॉस्पिटैलिटी हो, केमिकल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, ऑटोमोबाइल हो, वो सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी। और जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, तो उनके प्रोडक्ट को एक जगह से, प्रोडक्शन यूनिट से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उनके डिस्पेंस तक, या तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो पोर्ट तक, और नहीं तो अपने यूज़र तक पहुँचाने के लिए सब ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। ओके। ये 2 ऐसे कॉमन फैक्टर हैं, इन दोनों पे हमारी इकोनॉमी के 2 हिस्से टिके हुए हैं। ट्रांसपोर्ट और पावर, एनर्जी, जिससे उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पावर मिल रही है। यूजुअली अभी के समय में मेजॉरिटी ऑफ देम दे टेक पावर फ्रॉम ट्रेडिशनल, जो कि थर्मल ग्रिड इकोनॉमी होती है। ये दोनों इंपोर्ट करते हैं ऑयल, कोल, गैस। इस इंपोर्ट के ऊपर हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टिका हुआ है, जो कि आपकी ऑयल इंपोर्ट इकोनॉमी। तो देश की अगर बिल की बात करें, आपके घर का सबसे बड़ा बिल क्या आता है? रेंट, और रेंट के बाद बिजली का बिल आता है। यस। देश के बाद सबसे बड़ा बिल आता है ऑयल इकोनॉमी इंपोर्ट का, जिसके आप तेल खरीदते हैं और कोयला खरीदते हैं। तो ये 2 ऑयल इंपोर्ट बिल को अगर रिड्यूस करने की बात करें, तो आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिकार्बोनाइज़ करना है। वो जितना ऑयल के ग्रिड से या थर्मल ग्रिड हुँ। से सोर्स करते थे, उतना उनको हाइडल पावर से, सोलर पावर से, न्यूक्लियर पावर से, या विंड पावर से जनरेट करके अपने आप को, अपने इंस्टीट्यूशंस को पावर करना पड़ेगा। इसके लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। दूसरी, आपके ट्रांसपोर्ट, तो आप ट्रांसपोर्ट का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा ट्रक से, फ्रेट से और कॉरिडोर्स पे ट्रांसपोर्ट होता है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट तक या फिर यूज़र तक। ये ट्रक, फ्रेट, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक, ये पूरा सेक्टर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रक्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। और जब जी। हम डिकार्बोनाइज़ करते हैं, तो इस पूरी इकोनॉमी का सबसे पहला स्टेप बन जाता है कि आप अपने या तो ट्रांसपोर्ट को डिकार्बोनाइज़ करो, या सोर्स ऑफ पावर को डिकार्बोनाइज़ करो। उसको सोलर पे लेके आओ, विंड पे लेके आओ, किसी ऐसी एनर्जी पर लेके आओ। ये दोनों सेक्टर आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी का वो इतिहास, वो पोटेंशियल पावर लिखने वाले हैं, जो जिसके बिना शायद आप अपना ऑयल इंपोर्ट बिल नहीं घटा सकें। और अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें, जहाँ आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इकोनॉमी, जी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो प्रोडक्ट जहाँ जितने में बनाया, उस प्रोडक्ट को जितने कम पैसे में आप शिपयार्ड तक पहुँचा पाते हैं, अपने पोर्ट्स तक पहुँचा जी। पाते हैं, शिपिंग के लिए। अगर ये कॉम्पिटिशन, ये प्रतिस्पर्धा आपकी किसी कम्पीटिंग कंट्री के साथ कम की पड़ जाती है, आपको ज़्यादा पैसे लग जाते हैं वहाँ पहुँचाने में, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो यदि लॉजिस्टिक कॉस्ट आप अभी का देखें, भारत का तो करीब 14% ऑफ जीडीपी है। जी। इसको 8 से 9% लाने की बात बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े ही
कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट कर रही है और डेफिनेटली अगर कर रही है तो इन दोनों चीजों के ऊपर वो ध्यान दे रही है और इन दोनों का ट्रांजिशन पाथवे आपके सवाल का जवाब देता है कि दो कौन से बड़े सेक्टर होंगे और इसके अलावा आपके माइंस हैं, स्टील है, मेटल है, सीमेंट है, इन सारे सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके इम्प्रूवमेंट में योगदान होता है। तो अगर मैं इन सब को कैलकुलेट करूँ तो रेलवे भी उसके बाहर नहीं है। रेलवे भी आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट का और लॉजिस्टिक का बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा क्योंकि हम अपने ट्रैक्स के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, हम अपने स्टेशंस के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, हम हाई स्पीड ट्रेन्स को लेके आ रहे हैं। तो यदि कोई 2047 का भारत बता सकता है, तो वो सिर्फ वंदे भारत को कैलकुलेट नहीं करेगा, वो हाई स्पीड फ्रेट भी तब तक कॉन्सेप्टलाइज कर सकता है। और इस टर्म के अंदर में अगर आप सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज जिनको आपको क्लाइमेट इकोनॉमी बनाने में कंट्रीब्यूटर की तरह देखना है, तो उन सबको क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो आपका दूसरा सवाल है कि आपने पिछले 10 सालों में कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया? पिछले 10 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो मायने थे, उसको ईज ऑफ लिविंग के एक स्टैंडर्ड तक खड़ा किया गया। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने व्यक्तिगत आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इन सब चीजों के लिए कतार में खड़ा रहता था। उस आदमी को ऑटोमेशन और ओवर द काउंटर कुछ जमा ना करना पड़े, ओवर द पोर्टल वो जमा कर सके। कम से कम समय में यदि उसकी सारी पेपर वर्क सही है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उसको वैलिडेट करके उसको वो चीज इशू की जा सके। ये पहला स्टेप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, जो आप 2014 से 2019 के बीच में रिफॉर्म के सेगमेंट में देखें। परफॉर्म के सेगमेंट में 2019 से 2024 के बीच में जितनी सरकारी मंजूरियां थी, जितने हाइब्रिड मॉडल्स लाए जा सकते थे या कहीं किसी एक्ट की वजह से, कहीं किसी प्रोविजन की वजह से कहीं कोई ग्रोथ स्लो होती थी, उसको चुन चुन कर हटाया गया। तो कई सारे कानून बदले गए 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच में। करीब 17,000 से ज़्यादा ऐसे कानून बदले गए हैं। कंप्लायंस जो थी, कारोबारियों को तकलीफ देती थी, उनको आसान बनाया गया है ताकि एक माहौल हो देश में बिज़नेस करने का। और 2024 से 2029 तक का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा फेज़ है रिफॉर्म और परफॉर्म के बाद, इस फेज़ में कोशिश ये है कि उन एम्बिशंस को जिसको हम पिछले 70 सालों में अपनी इन छोटी-छोटी डिफिकल्टीज़ की वजह से मान नहीं पाते थे कि हमें ये छलांग लगानी भी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। उन एम्बिशंस को जैसे कि आपको मैंने डिजिटल भारत के बारे में बताया, वंदे भारत की एक एम्बिशन है, नेशनल मास्टर प्लान ऑफ पीएम गति शक्ति है। उस एम्बिशन को कि आज आप बात कर रहे हैं हम अपनी ऑयल इकोनॉमी का 30% रिडक्शन कर देंगे, ऑयल इंपोर्ट का। और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी जीडीपी का 14% है, उसको हम 8 से 9% पर इतनी बड़ी छलांग, इतनी बड़ी कमिटमेंट को लाने के लिए और इतने विश्वास और निष्ठा और कमिटमेंट के साथ मिनिस्टर लेवल पर, यूनियन मिनिस्टर लेवल पर, प्रधानमंत्री के लेवल पर कि हम अगर वापस आते हैं, तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 सालों के अंदर बनेंगे। इस छलांग को लगाने के लिए बहुत बेसिक वर्क की ज़रूरत है। लेकिन जब आप क्लाइमेट इकोनॉमी के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ सीधे-सीधे पैसे की ज़रूरत है। वो पैसा जो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी में इस वक़्त इतने बड़े नेशनल ट्रांजिशन के लिए नहीं, आएगा कहाँ से? आपकी ऑयल इकोनॉमी को ऑयल इंपोर्ट के बिल को रिड्यूस करके। आपकी ट्रांजिशन के लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर जो ओवर स्पेंडिंग है 14% की, उसको रिड्यूस करके और जो अभी की डीज़ल इकोनॉमी है, उसको श्रिंक करके ग्रीन इकोनॉमी में कन्वर्ट करके। तो इन तीनों के ऊपर काम करने के लिए भी हमें इंटरनेशनल और इंटरनल दोनों सोर्सेज़, इंटरनेशनल कन्वर्सेशन आपने कॉप के बारे में बात की, इंटरनली मैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी किन छोटे-छोटे पॉलिसी ड्रिवन फैसलों से इम्पैक्ट होती है और आप 1 साल के अंदर में कितने वैसे फैसले ले पाते हैं, उनके 2 ट्रिलियन के जो आपके माइक्रो स्टेप्स हैं हर साल, अभी आप क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा सेगमेंट 2025 में होने वाला है। थर्ड 3.0 वर्ज़न होने वाला है, इसके 2 सेगमेंट पहले हो चुके हैं। ये और 8 बार होंगे, 7 बार होंगे, 2030 तक होंगे। सो हर बार जब आप वापस आते हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अपने माइक्रो स्टेप्स को और अपने फेज़्ड अप्रोच को 2030 तक के, तो आप ये पाते हैं कि मैंने जो डिसिजंस लिए या बाकी मिनिस्ट्रीज़ ने और बाकी गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या जो उनके अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनने जो फैसले लिए, वो कारोबारियों के लिए ये
$10 ट्रिलियन की क्लाइमेट इकोनॉमी बनाने के लिए कारगर साबित हुए, सपोर्टिव साबित हुए या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए। तो हर साल जितनी बारीकी से इसको देखा जा सकता है, जी, उतनी बारीकी से इसको पॉलिसी लेवल पर, प्रोजेक्ट लेवल पर, कंपनी लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अब देखा जा रहा है। जी। जैसा कि आपने बताया ये सब देखा जा रहा है, मैं तो काफ़ी फ़ैसिनेट हुई ये सब जानकर और रिफ़ॉर्म, परफ़ॉर्म और ट्रांसफ़ॉर्म का जो विज़न है आपका, वो काफ़ी यूनिक है और मुझे लगता है ये काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ेंगी भी। तो सर जैसे कि बात करें भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था की, तो भारत इसके साथ-साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, जहाँ पर चुनाव होते हैं, पर्सन इलेक्ट होता है और हुँ। गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन लगभग हर चुनाव में आजकल बात करें तो ईवीएम पर सवाल ज़रूर उठाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना पारदर्शी रहेगा, कितना कारगर रहेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया? देखिए वन नेशन वन इलेक्शन हो या ईवीएम हो, जी, ये सब एक डायरेक्शन में होने वाले वो फैसले हैं, वो चेंजेज़ हैं, जी, जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बहुत कीमती डिसीजन प्रोसेस को जिसको आप सरकार को चुनना कहते हैं, उसको इम्पैक्ट कर ये हुँ, जितने ट्रांसपेरेंट होंगे, जितने क्रेडिबल होंगे, जितने डेटा ड्रिवन होंगे, एविडेंस बेस्ड होंगे, उतने अच्छे होंगे। जी, कौन-सी टेक के ऊपर हम आज बिलीव करते हैं और कौन-सी टेक सबसे बेस्ट है, इसका बहुत ओपन आप बोल सकते हैं हैकाथन होता है या उसके ऊपर ओपन कॉम्पिटिशन होती है। जी, तो ईवीएम के ऊपर चर्चा करना मुझे लगता है आज के समय में ईवीएम के बाद की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम को जब तक आप क्रेडिबल तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते, तब तक उसके ऊपर सिर्फ राजनीति करने का कोई पॉइंट नहीं। जी, ज़रूरत देश को ऐसी है कि आगे आने वाले समय में एक बार जब चुनी हुई सरकार कुछ बड़े फैसले लेने जाती है अपने टेन्योर में 5 साल जी, के, तो उन बड़े फैसलों में उनको अगर दोबारा जनमत को संग्रहित करने की ज़रूरत पड़ती है, वो फिर से वो एक ओपिनियन पोल कराना चाहते हैं कि ये डिसीज़न मैं लेने जा रहा हूँ। ये 5 साल के बीच का डिसीज़न है, अगर आप ले लेंगे एज़ अ गवर्नमेंट तो अब सरकार ने अगर गलत डिसीज़न ले लिया, जनता ने उसको गेज कर लिया, समझ लिया कि ये गलत डिसीज़न है, तो बदलेगी कब सरकार को? 5 साल के बाद ही बदलेगी। और कोई भी गवर्नमेंट एक रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना चाहती है, वो जनता का ओपिनियन जानना चाहती है। सो विदिन 5 ईयर आप कब इतनी मैच्योर्ड इकोनॉमी बनेंगे कि आप एक और पोल करा सकें? अभी भी होता है, जी, कभी-कभी कुछ पॉलिसीज़ आती हैं, जिन पॉलिसीज़ के ऊपर इंडस्ट्री का ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है। खासकर मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, जहाँ नई जी, टेक्नोलॉज़ीज़ आती हैं, कभी-कभी उसके बारे में कुछ भ्रांति फैला दी जाती है, कुछ जी, कन्फ्यूज़न फैला दिया जाता है। तो उन सब के ऊपर गवर्नमेंट ड्राफ्ट नोट बनाकर प्रोड्यूस करती है, जी, मिनिस्ट्रीज़ उनको साझा करती हैं, फिर इंडस्ट्री के लोग उसके ऊपर आकर कमेंट करते हैं, फिर फाइनल फैसला होता है कि हमें एज़ अ कंट्री क्या डिसीज़न लेना चाहिए। जी, लेकिन गवर्नेंस मॉडल का जो सिस्टम है, उसमें जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम और बारीकी से जी, ओपिनियन को जमा करने की कोशिश करेंगे, तो वो हर बार वोटिंग नहीं होगी। वो ट्विटर के माध्यम से हो सकता है, वो फेसबुक के माध्यम से हो सकता है। तो जैसे-जैसे ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ रही है, आज के समय में यदि आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप कंसर्न मंत्रालयों को टैग कर ट्वीट करते हैं या नहीं करते? उसका इम्पैक्ट होता है, उधर से रिस्पॉन्स भी आता है। आता है। लेकिन अगर उसी मंत्रालय ने आपसे पूछ दिया कि हम ये सवाल का फैसला लेने वाले हैं और ये हमारा एक ओपिनियन है, आप अपना नाम बताओ, ना बताओ, लेकिन कम से कम इस पे ऊपर आप अपना रिस्पॉन्स तो दो। क्या हम एक इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी हैं कि हम वापस जाकर लिखते हैं कि यस आई एम इन फेवर और आई एम इन ऑपोजिशन? नहीं लिखते। नहीं, और अगर लिखते भी हैं, कभी किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, जी, तो वो क्या करता है कि वो फिर फेक अकाउंट्स बनाता है, जी, फिर उससे वो चीज़ को मैनिपुलेट कर देता है। तो अब क्या पॉसिबल है एज़ एन इकोनॉमी? ये बड़ा सवाल है। आपने जो सवाल पूछा जी, उससे और मेरा रुझान अगर आप पूछें, तो उस सवाल की तरफ ज़्यादा है कि क्या आने वाले समय में आप हैं और आपका ये अकाउंट है और एक जेन्युइन अकाउंट है, उसका इस्तेमाल ई-गवर्नेंस में सिर्फ़ आपकी शिकायत सुनने के अलावा, आपका ओपिनियन जानने के लिए भी किया जा सकता है। अगर यस, तो फिर आपके पास एक वेरिफाइड अकाउंट होना ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली, आपका अकाउंट आपके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, आपके एड्रेस से, किसी न किसी एक चीज़ से, ताकि उसको फेक क्रिएट नहीं किया जा सके। उसके अकाउंट के होने का मतलब आपका होना है, क्योंकि जी, वो आपकी एक ओपिनियन को काउंट करता है।
जिस वक्त हम इस लेवल पर पहुंचेंगे कि हमारी इकोनॉमी इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी अकाउंटेबल और इतनी डेटा ड्रिवन हो जाए, तो मुझे लगेगा कि शायद आपके सवाल का मैंने सही जवाब दिया। एक छोटा-सा हिस्सा वन नेशन वन इलेक्शन का मैं आपके सवाल का जवाब, जो ईवीएम का सवाल है वो मैंने आपको बता दिया कि कितनी ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्टेड है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का अगर आपके दर्शक और आप दोनों एक कंपैरेटिव एनालिसिस निकालें यूपीआई के साथ, तो आप दोनों को कोरिलेट कर पाएँगे। ये दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर रेज़िलेंस के, विश्वास के एक ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप से भी अपोज़िशन मिला और टेक्निकल लीडरशिप से भी उसके कुछ न कुछ टेक्निकल कारण बता दिए जाते हैं कि इसका कारण वन नेशन वन इलेक्शन का कारण सिर्फ़ जो अत्यधिक खर्च होता है हमारे देश में, उसको कम करना नहीं है, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल इल विल है। कोई कॉन्स्पिरेसी है, उसमें कोई नैरेटिव है या ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इतना ही नैरेटिव, इतना ही पॉलिटिकल विल और इतना ही नेगेटिविटी यूपीआई को भी अपने ट्रांज़िशन में झेलना पड़ा। मैं खुद आधार के पायलट का हिस्सा रहा हूँ। आधार एक समय ऐसा आया था कि शायद बैंक अकाउंट से ऐड हो पाए, नहीं हो पाए, उसके ऊपर सेंट्रल लीडरशिप को, इवन प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं था। और उनके बोलने से कांग्रेस की उस गवर्नमेंट के उस आधार के ऊपर ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने की वजह से कि ये एम्बिशन है शायद पूरा नहीं हो पाएगा, आधार को काफ़ी डिले झेलना पड़ा। यूपीआई के समय में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, उस वक़्त जब ये डिबेट हो रही थी कि आप और मैं जो ट्रांज़ैक्शन बैंक का करेंगे, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि हमने कोई चेक साइन नहीं किया। तो बैंक को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के उस समय के जो प्रमुख थे, उनको और बाकी कई मेजर बैंक्स थे, उनके उनके दिमाग में ये चीज़ आना या उनका पूरा कॉन्फिडेंस होना, यो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उस वक़्त की सरकार जिस तरह अभी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़ी है, वो यूपीआई के साथ खड़ी रही। उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, आपके बैंक अकाउंट को ऐड करना, पैन कार्ड को ऐड करना, आपके आधार कार्ड को, कि कोई छोटा-सा सेगमेंट भी अगर फ्रॉड का है, तो वो ना हो पाए। लेकिन एप्रीहेंशन्स, टेक्निकल रेज़िलेंस के ऊपर कि अगर वन नेशन वन मिशन होता है, तो वो शायद ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, डेटा ड्रिवन नहीं होगा, ये बिल्कुल निराधार है। इसका होना देश के लिए बहुत बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिडक्शन, और दूसरा इसकी ट्रांसपेरेंसी को, इसकी जेन्युइनिटी को, इसकी क्रेडिबिलिटी को अननेसेसरीली टेक्निकली ट्रोल किया जाना या उसको अननेसेसरी क्वेश्चन किया जाना, बेटर ये है कि अगर किसी के पास उसका कोई क्रेडिबल अपोजिशन है, टेक्निकल अपोजिशन है, तो वो उसको लेकर सामने आए और फिर उसके ऊपर बहस हो, उसके ऊपर चर्चा हो। सर, आपने जैसे वन नेशन वन इलेक्शन बताया, मुझे ये चीज़ पहले थोड़ी-सी समझ में नहीं आ रही थी, बट जब आपने उसको यूपीआई और आधार से रिलेट किया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ऑब्वियसली नई चीज़ें हमें भी ट्राई करनी सो चाहिए। आपके साथ वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? कि आपका वोट किसी और ने डाल दिया? हाँ, यूपीआई में जब यूपीआई आ रहा था, तो सबसे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता था कि एक आपके अकाउंट से आपकी मर्ज़ी के बिना आपके फ़ोन पर कुछ बटन दबाकर किसी ने पैसे निकाल लिए। जब वो जो ऑपोज़िशन था या वो जो रिस्क का कंपोनेंट था, उसको हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से मीट कर लिया। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हो? उसके चैलेंजेस को भी आधार से लिंक कर, आपकी फिजिकल आइडेंटिटी से लिंक कर, आपके एक्जिस्टेंस से लिंक करके, आपके एड्रेस से लिंक करके, आपके जियो लॉन्गलेट लोकेशन से लिंक करके, हम लोग वो रिस्क को भी एलिमिनेट कर लेंगे। तो बे इससे इट्स अ ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि हम एक मैच्योर्ड इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एडवांस इकोनॉमी। अभी अमेरिका के अंदर चुनाव हुए और उसमें बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी एज़ अ कंट्री कि वो हर एक व्यक्ति की आईडी चेक कर सकें, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन चेक कर सकें, या अगर किसी तरह की आईडी उसके पास है या नहीं है। कई लोगों ने वोट डाले जिसके पास आईडी नहीं थी क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी इस मामले में अमेरिका से ऊपर है। और अगर आप उस कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आपको वैसे ही भरोसा करना चाहिए, जैसा आपने यूपीआई के ऊपर भरोसा किया। और आप आज कई सारे लोग जिनको यूपीआई के ऊपर भरोसा नहीं था, वो यूपीआई को देश का सक्सेस बताते हुए आज थकते नहीं। दिखाते हुए बाहर के फॉरेन के लोगों को थकते नहीं हैं कि हमने इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया, जहाँ दुनिया भर में रियल टाइम में आज के समय में होने वाले 100% ट्रांज़ैक्शन में से 50% ट्रांज़ैक्शन आज सिर्फ़ भारत में होते हैं। और वो 50% ट्रांज़ैक्शन जो भारत में होते हैं, कभी एक वक़्त था कि वो आज जो पूरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है या सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है,
उसका सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का इलेक्शन भी भारत में होता है। जी, और अगर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और इस इलेक्शन के वन नेशन वन इलेक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आप बिल्कुल मानते नहीं हैं, इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ विकास के विरोधी हैं, टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं और आप ट्रांसपेरेंसी के विरोधी। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया इस चीज़ को। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इस चीज़ को अब समझेंगे, क्यों वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है और सबको समझना चाहिए। जैसा कि सर आप अभी बार-बार इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो जो भारत है उसको किसी ज़माने में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन मुगल, अंग्रेज़ और पोर्तुगीज़ के आक्रमण और गुलामी जो हम लोगों ने करी है, उसके बाद ये चीज़ काफ़ी डगमगाई भी थी। लेकिन आज हम लोग फिर से उभर कर आए हैं और हम लोग आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का हिस्सा हैं। तो भारत के इतिहास का ऐसा कौन-सा हिस्सा है जो ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आपको मतलब सबसे रेलेवेंट लगता है? आप ये पूछ रही हैं कि इस वक़्त और जब भारत एक संपन्न देश हुआ करता था, जी, उस वक़्त में और इस वक़्त में क्या समानता है और कौन-सा हिस्सा है जो शायद हमें ध्यान रखना चाहिए जी, अपनी हिस्ट्री से? जी, डेफ़िनिटली एक वक़्त था जब भारत एक बहुत संपन्न देश हुआ करता था जी, और उस समय कुछ गलतियाँ ऐसी हुई होंगी, वो गलतियाँ अगर दोबारा अब जब भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पर चल रहा है, जी, मिशन मोड में एक ऐसी लीडरशिप है, जो अपनी इंटरेस्ट को, पार्टी के इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल लीडरशिप के इंटरेस्ट को साइड में रखकर देश को एक ऐसा विज़न दे रही है कि आप इस लक्ष्य को पूरा करो ही करो। डेफ़िनेट है कि वो आगे बढ़ेगी। इस वक़्त अगर हम वो वही गलती करेंगे, जो गलती शायद हमने एक संपन्न देश होते हुए की थी, तो क्या रिज़ल्ट आएगा? तो सबसे रेलेवेंट हिस्सा ये है कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, जो आपका इंटेंट है, जो आपका कंटेंट है और जो आपका एक्सटेंट डिसाइड करता है, तो आपकी इंटेंट आपकी प्रकृति पर निर्भर करती है और आपकी प्रकृति आपके लिए आपके वैल्यूज़ से और एथिकल बिलीफ सिस्टम से आती है। आपके कैरेक्टर से और आपके कल्चर से आती है। आपकी कंटेंट आपकी प्रवृत्ति पर डिसाइड करती है कि आपकी प्रवृत्ति एज़ अ कंट्री क्या है? क्या आपकी प्रवृत्ति बगल वाले देश की ज़मीन कब्ज़ा लेने की है? या आपकी प्रवृत्ति किसी देश के ऊपर हमला कर देने की है? वो आपका इंटेंट डिसाइड करता है। और तीसरा, आपकी युक्ति क्या है? एक्सटेंट क्या है? युक्ति आपकी क्या एक माइंडलेस डेवलपमेंट करने की है या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की? तो ये इंटेंट, कंटेंट और एक्सटेंट जो हम अभी डिसाइड करेंगे, इसका सबसे बेसिक प्रकृति जो है, वो आपका एज़ अ नेशन कैरेक्टर डिसाइड करता है। ये कैरेक्टर शायद हम कभी भूले होंगे। मुझे एक छोटा-सा हिस्ट्री का इंसिडेंस याद आता है, जी, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत के जो उस समय की लीडरशिप थी कांग्रेस की, जी, उनसे पूछा कि हम आपको किस बेस पे आज़ादी दें एज़ अ कंट्री? हम हुँ, जब आए थे तो आप छोटे-छोटे राज्यों में बँटे हुए थे और अब हम जा रहे हैं तो आपको हम एक देश बनाकर जा रहे हैं। लेकिन आप तो एक देश हो ही नहीं। आप तो ना एक रेस हो, ना एक रिलिजन हो, ना एक लैंग्वेज हो। आप अलग-अलग रिलिजन हैं, अलग-अलग लैंग्वेज हैं, अलग-अलग अ, आपके रेस हैं। तो आप अगर एक कंट्री नहीं हैं, तो आपको किस बेस पे आज़ादी दें? आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, जैसे कनाडा, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को दे रखा है। और शायद उस समय की लीडरशिप ने जो मिल रहा है, वो अच्छा है ये एटीट्यूड में, वो डोमिनियन स्टेटस के ऊपर हाँ भी बोल दी। बाद में पूर्ण स्वराज के ऊपर काफ़ी बहस हुई, गरमा-गरमी हुई। कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हुए, उसमें कई सारे लोग ये डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे, उनके जी, फ़ेवर में नहीं थे जी, और कई सारे लोग ये मानते थे कि शायद हमारे पास अभी डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं। आपने उस वक़्त इस सवाल का जवाब नहीं दिया या नहीं दे पाए, ये वक़्त आपके पास घूम कर दोबारा आ सकता है। जब आप एक संपन्न राष्ट्र बन जाते हैं और उस वक़्त भी आप एक संपन्न राष्ट्र थे। उतने नहीं थे जितने मुगलों और फ्रांसीसी और पोर्तुगीज़ और फ्रेंच के आक्रमण की वजह से काफ़ी जो वेल्थ थी वो लॉस हुई थी। लेकिन उस वक़्त भी आप अगर इसका जवाब दे सकते हैं कि हम एक देश नहीं है, हम एक रेस नहीं है, हम एक रिलिजन नहीं है, हम एक लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम एक कल्चर है, हम एक सिविलाइज़ेशन है। हमारी 12 साढ़े 12 हज़ार साल की हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री हमें बताती है कि हमने एक कल्चर डेवलप किया, उस कल्चर के अंदर में जो भी धर्म के लोग, जिस भी रिलिजन के लोग, जिस भी रेस के लोग आए, हमने बाहें खोल कर सबका स्वागत किया। जी,
ये वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली ये हमारा आज का कोई G20 का स्लोगन नहीं है। ये हमारी एंशिएंट विजडम है, ये हमारी एथिकल वैल्यू है कल्चर की। और उस वैल्यू का कल्चर उस कल्चर की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि कई सारे दूसरे धर्म के, दूसरे रेस के, दूसरे जगहों के लोग आते गए और इस सिविलाइजेशन में समाते गए। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब उस वक़्त नहीं था डिफेंड करने के लिए, तो आगे आने वाले समय में अगर आप अपनी देश की बेसिक वैल्यूज़ खो देंगे, आप हर चीज़ को डेमोक्रेसी के, सेक्युलरिज़्म के माध्यम से, लॉ के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से या ग्लोबलाइज़ेशन के माध्यम से देखेंगे, तो आप सिर्फ़ कॉपी करते हुए नज़र आएँगे। जैसे कि आपके एनिमीज़ और आपके दोस्त एक ही होते हैं। डिफरेंट एनिमीज़ नहीं हो सकते, डिफरेंट फ्रेंड्स नहीं हो सकते कंट्री के। तो राष्ट्र का मूल सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज राष्ट्र का कौन-सा हिस्सा और किस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर हमारे राष्ट्र में हर वो व्यक्ति जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ की वेल्थ को ड्रेन करके कहीं ले गया, वो हमारा राष्ट्र का सामूहिक दुश्मन है। उसमें वो कुछ लोगों का दोस्त, कुछ लोगों का एंसेस्टर नहीं हो सकता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राष्ट्र का जो सिद्धांत है, उसमें राष्ट्र के जितने नागरिक हैं या राष्ट्र के जो भी दुश्मन हैं और राष्ट्र के जो भी मित्र हैं या शत्रु हैं, वो 2 नहीं हो सकते। तो जिसने भी भारत के ऊपर हमारी इतनी लंबी हिस्ट्री में सिविलाइजेशन में आक्रमण किया और हमने उन्हें अतिथि देवो भव के भाव के साथ स्वीकार किया। धोखा खाया, पीठ में खंजर, सीने पे ह्यूमिलिएशन, इतिहास के पन्ने खून से, घृणा से और तकलीफ से भरे हुए। वो आज की किसी पॉपुलेशन क्योंकि उनके रिलिजन से रिलेट करता है, वो उनका मित्र नहीं हो सकता। और आज की किसी एक पॉपुलेशन का कोई डिस्कनेक्ट हमारी एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन, एक कल्चर के साथ सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्होंने इस राष्ट्र को नाम दी, पहचान दी, एक सभ्यता दी, एक वैल्यू दी, एक एथिकल गवर्नेंस सिस्टम दिया, जो कि बहुत हाई है। आपके आज के लॉ और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं न कहीं से कॉपी होगा। लेकिन ये सिविलाइजेशन कहीं से कॉपी नहीं कर सकते। ये ओवर द पीरियड उस विज़डम के साथ बनती है और फिर आगे बढ़ती है। सो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ एक रिलिजन का मामला हो जाता है, यहाँ एक डेमोक्रेसी का है और फिर सेक्युलरिज़्म का है, उस व्यक्ति के लिए या उस पॉपुलेशन के लिए हमारे देश की वो पहचान इर्रेलेवेंट नहीं हो सकती, वो उससे डिस्कनेक्ट नहीं। सो दोस्त कौन है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, इसमें राष्ट्र में रहने वाले 2 लोगों के 2 सिद्धांत चाणक्य ने बिल्कुल साफ-साफ बताया कि नहीं चल सकते। लास्ट आपने ये पूछा कि हिस्ट्री का कौन-सा प्रकरण है, जो अभी सबसे रिलेवेंट है। हिस्ट्री की एक अ अर्थशास्त्र की 2 लाइनें हैं, जो बड़ी रिलेवेंट लगती हैं अभी के इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस के एस्पेक्ट्स में, वो है सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम एंड राजस्य मूलम इंद्रिय जय। सुख तभी प्राप्त होगा जब आप धर्म का आचरण करेंगे और धर्म तभी होगा जब आप धर्म का आचरण आप तभी कर पाएँगे जब आपके पास अर्थ होगा और तीसरा अर्थ तभी होगा जब आपके पास राष्ट्र को संगठित रखने की शक्ति होगी और चौथा राजस्य मूलम इंद्रियम जय। लेकिन राज्य में जब आपके पास शक्ति है, संपन्नता है, इकोनॉमी है, पावर है, सैन्य शक्ति है, तो आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ इंद्रियों के ऊपर जो पूरा वेस्ट का सिद्धांत है, वो अपनी मानवीय इंद्रियों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। उसमें तृष्णा भी है, द्वेष भी है, वासना भी है, कई सारी चीज़ें हैं, जो उनकी फिलॉसफी में उसके ऊपर, उनके कल्चर में उसके ऊपर वो विजय नहीं प्राप्त कर पाए। यहाँ राज्य की इंद्रियाँ क्या हो राज्य व्यक्ति तो है नहीं, उसको खुशबू, अच्छा खाना, वासना ये सारी चीज़ें राज्य की इंद्रियाँ नहीं है। राज्य की जो अभिप्सा हो सकती है, वो किसी और राज्य के ऊपर आक्रमण करने की हो सकती है, जैसे ही वो एक संगठित ताकतवर राज्य बनता है। इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो इस सिद्धांत को जब आप मिलते हैं, तो आपके लिए एक वो एथिकल गवर्नेंस का सिस्टम बनता है और इस सिद्धांत में कहीं न कहीं शुभ भी है, कहीं न कहीं लाभ भी है। तो अर्थशास्त्र के
अपोजिट इस वक्त अगर हमारी इकोनॉमी चल रही है, जिसका मैं काफी हिस्सा देखता हूँ, जी, वो ये है कि आप वेल्थ क्रिएटर को इविल मानते हो। कोई व्यक्ति अगर करोड़पति है, अरबपति है, 5,000 6,000 करोड़ की उसकी एक बिज़नेस हाउस है, तो आप मान कर चलते हो कि उसने कुछ न कुछ गलत या आचरण या अपराध किया होगा। और ये एमएसएमई सेक्टर में भी, ये छोटे सेक्टर में भी यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हो जिसकी आर्थिक संपन्नता है, तो आप मानिए ज़रूर इसने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो बेसिक नेचर और बेसिक एथिकल बिलीफ सिस्टम में हमारे जब आप पूजा करते हैं, तो क्या लिखते हैं? एक तरफ शुभ और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? लाभ, लाभ। अगर आपके बेसिक एथिकल कल्चर में लाभ एक इविल होता, लाभ एक क्राइम होता, तो कभी भी आपके पूजा के और आपके बही खातों के दोनों तरफ शुभ लाभ नहीं लिखा होता। यस, हमारे लिए इविल है, इविल तरीके से प्राप्त किया गया लाभ। लाभ डू गुड इज़ शुभ एंड मेक प्रॉस्पेरिटी, मेक प्रॉफिट इज़ लाभ। दैट्स द इंग्लिश ट्रांसलेशन यस, ऑफ अर्थशास्त्र। इन दिस अगर आप शुभ की बात करें, तो शुभ का मतलब एथिकल तरीके से जनरेट किया हुआ वेल्थ। और एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास कोई ऐसा एथिकली क्रेडिबल या एविडेंस नहीं है या ऐसा कुछ बेस नहीं है किसी के वेल्थ क्रिएशन को काउंटर करने का या काउंटर प्रोडक्टिव नेगेटिव अक्यूज करने का, तब तक यदि आप किसी के लाभ के ऊपर एक पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम बना देते हो कि कोई भी व्यक्ति अगर संपन्न है या वो धन अर्जित कर रहा है या कोई बड़ा साम्राज्य बना रहा है, तो वो समाज का दुश्मन है, वो जी, गरीबों का दुश्मन है। और इसके ऊपर पूरा चुनाव हुआ है 2024 का जी, कि हम धन लेंगे और लोगों में बाँट देंगे। कितनी ज़्यादा घटिया और कितनी खतरनाक बात हो सकती है वो इंडिया जैसी कंट्री के ऊपर, जी, जिसका एथिकल गवर्नेंस सिस्टम ये कहता है कि आप बेहतर काम कीजिए, एथिकल काम कीजिए और फिर प्रॉफिट जनरेट कीजिए। जी। जैसा कि आपने सर अभी कौटिल्य और चाणक्य के कुछ कोट्स के बारे में बात करी, उनके जी। सिद्धांतों की बात करी, तो आप उनके कल्चरल इकोनॉमी और टेम्पल इकोनॉमी की भी काफ़ी बात करते हुए नज़र आते हैं। तो आज के जो मौजूदा वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उन पर जो राजनीतिक हमले होते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वेल्थ क्रिएटर के ऊपर क्यों हमले होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। जी, लेकिन कल्चरल इकोनॉमी, रिलिजियस इकोनॉमी, टूरिज़्म इकोनॉमी और टेम्पल इकोनॉमी, जी, ये कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी हैं, जिन्होंने भारत की उस संपन्नता का जो फ़िर्स था, वो जो ऐज था, जी, उस ऐज में भारत को एक लेवल पर बनाए रखा। जी, और जैसे ही ये जो इकोनॉमीज़ थी, इन इकोनॉमीज़ का एक आप ट्रांसलेशन समझ लो कि बहुत सारे पर्व त्योहार हैं जी, हमारे यहाँ। कुंभ भी है, श्रावण भी है, गुरु पूर्णिमा भी है, जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और ये रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जो जी, मंदिरों में होते हैं। सो इस पूरी इकोनॉमी के ऊपर, इस पूरे कैलेंडर के ऊपर जो टेम्पल थी, जो मंदिर थे, उनके आस-पास बहुत सारे मेले लगा करते थे। उसमें नृत्य होता था, संगीत होता था, हैंडीक्राफ्ट होता था, फूड होता था, कल्चर होता था। बहुत सारी चीज़ें आस-पास से बनाकर लाई जाती थीं क्योंकि लाखों-लाखों लोग आते थे उसमें। जी, और फिर वहाँ पे शास्त्रार्थ होता था, नाट्य होता था, संगीत, बहुत सारी चीज़ें होती थी। जी, तो हर चीज़ का एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न जो है, उस मेले में या उस कुंभ में दिखाया जाता था। और ये सिर्फ़ एक जगह नहीं होता था, ये बदल-बदल कर अलग-अलग जगहों पर एज़ पर योर एस्ट्रोलॉजी होता था। आज तक के साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि उस वक़्त जब कुंभ होता था, तो इतने लाखों करोड़ों लोग एक जगह जमा होते थे, वो कौन-सा मैसेज पढ़ के जमा होते थे व्हाट्सएप का। ना उस वक़्त फ़ोन था, ना जी, उस वक़्त कुछ था। तो बेसिकली ये एक नॉलेज इकोनॉमी को ड्राइव करती थी, ओके, क्योंकि आपको यदि जानना है कि अगला मेला कहाँ है या जो आपके स्टार्स की पोज़ीशन है, जी, वो कौन से अगले मुहूर्त की तरफ संकेत कर रही है कि ये मेला इस साल किस दिन होगा हुँ, और कौन से लोकेशन पे होगा इंडिया के। तो आपको किसी न किसी ज्ञानी आदमी के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में उतना ऊपर नहीं होगा। जी, बहुत सारे लोग छोटे-मोटे काम करते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, अपना जीविका अर्जन करते थे। हुँ, सो टेम्पल इकोनॉमी में अगर आपके पास कुंभ के डेटा इन्फॉर्मेशन या उसके इन्विटेशन के डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई साधन ही नहीं है। इसका मतलब हर क्षेत्र में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति था, कोई ऐसा सिद्ध पुरुष था, एक ऋषि था या एक ऐसा गुरुकुल की व्यवस्था थी, जिनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी कि इस बार का जो स्टार्स का पोज़ीशन है वो जी, ये है
और इसके हिसाब से प्रयागराज में नहीं होकर के इस बार कुंभ जो है वो सिंहस्थ कुंभ होगा, ये वहां मनाया जाएगा, ये इस बार यहाँ मनाया जाएगा। तो आप डेफिनेटली पूरी एक इकोनॉमी को किसी एक नॉलेज की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। वो नॉलेज आपको ये बता रही है कि आप साथ में जुड़ो और आपका जो सबसे बेस्ट वर्जन है, जी, उस वर्जन को ले जाकर के उस टेम्पल इकोनॉमी के साथ जोड़ो और वहाँ पे जो लोगों का जमावड़ा होगा, जो साथ में लोग जुड़ेंगे, उससे डेफिनेटली कारोबार भी होता होगा। और ये सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं था। अगर आप कुंभ का कल्चर और उसके वैचारिक कुंभ के कंपोनेंट को और उसके पास्ट को थोड़ा गौर से पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि स्टेट्स के पास उस वक़्त जो समस्याएँ थीं, उन समस्याओं जैसे ट्रांसपोर्ट की समस्या हो सकती है, किसी रोग की समस्या हो सकती है, किसी कल्चरल इश्यू में हो सकता है। तो जो भी स्टेट के पास समस्याएँ होती थीं, वो उस समय कुंभ के साथ-साथ वहाँ का जो होस्ट किंग होता था, जी, जो होस्ट राजा होता था, जिनके यहाँ कुंभ हो रहा है, जिनके राज्य जी, में, वो एक वैचारिक महाकुंभ भी ऑर्गनाइज़ करते थे। जी, जिसमें ऋषि-मुनि और गुरुकुल के जो आचार्य थे, वो आते थे, शास्त्रार्थ होता था, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन होता था और फिर वो सॉल्यूशन लेकर के जाते थे। जी, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम था डेवलपमेंट का। इस पूरे इकोसिस्टम को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसे तबाह किया गया और आज मंदिरों का गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होना, ये सबसे बड़ी नेगेटिव समस्या है और जी, सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, जिसको जितना जल्दी मौजूदा सरकार, आने वाली सरकार पूरा कर ले और उनको नियंत्रण से बाहर कर दे। वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट हुआ करते थे जी, और वो इंडिपेंडेंट यूनिट सिर्फ कल्चर नहीं, इकोनॉमी और टेम्पल इकोनॉमी भी बिल्ड करता था। आपको आज का ट्रांसलेशन सुनना है तो मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की धर्म कार्य विभाग की जो जी, बजट होती थी वो जी, 30-32 करोड़ के आस-पास होती थी। यस। योगी जी मुख्यमंत्री बनकर आते हुँ, हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। हुँ, अगले 4, 5, 6 सालों के अंदर में वो 32 करोड़ का बजट 500 करोड़ पूरा कर जाता है, पार कर जाता है। और इस बजट में मैं अभी कुंभ का 1200 करोड़ और 1400 करोड़ का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूँ। कुंभ का खर्चा इसमें जोड़ देंगे तो और ऊपर चला जाएगा। जी, ये सब टेम्पल इकोनॉमी, रिलिजियस इकोनॉमी एंड स्पिरिचुअल इकोनॉमी, जी, हम क्लस्टर थे, हम एक हब थे ग्लोबली दर्शन का, फिलॉसफी का, रिलिजियस टूरिज्म का और मेडिकल टूरिज्म का। लेकिन धीरे-धीरे चूँकि मंदिर नहीं रहे, तो प्रैक्टिस नहीं रही, जी, तो वो इंटेलिजेंस नहीं रहा, तो कोई आपके पास योग सीखने क्यों आएगा? सही बात कोई है। आपके पास वो विद्या क्यों सीखने आएगा, जिस विद्या की आपके यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं होती? जी, तो एक पूरा इंस्टीट्यूशन जो कल्चरल इकोनॉमी का था, उसको ओवर अ पीरियड आने वाली गवर्नमेंट ने या आक्रमणकारियों ने जिसने भी किया हो, जैसे भी किया हो, तबाह कर दिया। इम्पोर्टेंट आज की डेट में ये नहीं है कि किसने क्या किया, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको कितनी जल्दी रिवाइव जी। करके अपनी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में दोबारा कंट्रीब्यूट करने के लायक खड़ा कर सकते आपने टेम्पल इकोनॉमी को सर काफ़ी अच्छे से समझाया और मुझे पता चल रहा है कि अब कैसे ये आज के टाइम से जुड़ रही है। हैं। जी, और आपसे जब भी बात करती हूँ मुझे कुछ नया ही पता चलता है, कुछ इंटरेस्टिंग ही पता चलता है। तो आप कुछ हमारे कमाल ज़िंदगी के दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कुछ ऐसी नई तकनीकों के बारे में जिनके पायलट प्रोजेक्ट्स आज हो रहे हैं या प्लान किया जा रहा है? सो मैं जब भी आपसे मिलता हूँ और कमाल ज़िंदगी के दर्शकों के लिए आप कुछ न कुछ प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर निकलवा लेती हैं। जी, मैं कोशिश करता हूँ कुछ 2-3 छोटे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में बता सकूँ, जैसे कि देश में इस वक़्त हर दूसरे दिन कोई न कोई गाड़ी बेकाबू हो जाती है, कोई न कोई जी, ट्रक बेकाबू हो जाता है, कोई जी, कार बेकाबू हो जाती है। कुछ लोग, बच्चे, महिलाएँ, बुज़ुर्ग उसकी चपेट में आ जाते हैं। जी, ये एक बड़ी महामारी का रूप ले रही है। जी, हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल में, बस में और ट्रक में दूसरे-तीसरे नंबर पे हैं ग्लोबली। जी, लेकिन सड़क पर होने वाली हादसों में, मौत में हम ग्लोबली 1 नंबर पर। जी, तो ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। मेरी अभिलाषा है कि कुछ समय पहले इसके ऊपर एक पायलट अनाउंस किया गया था, इसके ऊपर काम शुरू किया गया था। वो जी, अब काफ़ी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के एडॉप्शन के साथ-साथ होता हुआ दिख रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो ड्राइविंग करने का पैटर्न है, अच्छा या बुरा, एहतियात के साथ या लापरवाही के साथ, उसके साथ उसका एक स्कोर बनाया जाए, उसकी एक रैंकिंग बनाई जाए। ये रैंकिंग उतनी ही निष्ठा और लगन से बनाई जाए, जी, जितनी लगन से हम उनकी सिविल रैंकिंग बनाते हैं। यदि आपकी सिविल रैंकिंग खराब है, तो आपको लोन नहीं मिलता। उसी तरह आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस का रैंकिंग खराब है, तो आपको इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों के स्कूल बस के लिए ड्राइवर चुन रहे हैं,
तो आप उसमें एक विश रख सकते हैं कि उसकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। वो एक ज़िम्मेवार ड्राइवर होना चाहिए। और इसको पूरा करने के लिए जो कंपनीज़ हैं, जो गाड़ियाँ बनाती हैं, जी। जो गवर्नमेंट का करंट एक्जिस्टिंग सिस्टम है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कुछ प्रावधान हैं, कुछ पालन किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते हैं। इन सबको रिफ़ॉर्म करते हुए आने वाले समय में संसद में जब नए मोटर व्हीकल एक्ट की चर्चा होगी, तो मुझे लगता है ये एक पायलट काफ़ी समस्याओं का निदान बनेगा। दूसरा एक पायलट है जो काफ़ी समय से स्पेस की ज़रूरत भी था और काफ़ी समय से ओवरलुक्ड था। वो पायलट है आपकी करीब 60 से 70% की जो जनता है, वो एक फॉर्मल हेल्थ केयर सिस्टम से नहीं जुड़ी हुई और जी। ये बहुत अच्छी बात नहीं। फॉर्मल हेल्थ केयर सेक्टर से या सिस्टम से नहीं जुड़े रहने का मतलब मेरा ये है कि उनका जो फर्स्ट टच पॉइंट वर्कर है, वो आशा वर्कर्स है ओके। और आशा वर्कर्स पूर्ण रूप से डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर के ना होने के गैप को पूरा करते हैं। सो आशा वर्कर्स को कैसे डिजिटाइज़ किया जा सके, उनको डिवाइस दिया जा सके, उनको टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन एंड सर्विसेज़ के माध्यम से उनको बेहतर और सक्षम बनाया जा सके, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कोविड के तुरंत बाद काम करना शुरू कर दिया। और जब ये बात शुरू हुई थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक़्त ये नोशन देश भर में, दुनिया भर में बल्कि मैं कह सकता हूँ माना गया था कि आशा का होना कोविड के समय में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा संबल था, एक बहुत बड़ा सहारा था। यदि आशा वर्कर नहीं होती, तो हमारे यहाँ कोविड में जो मौतें हुईं, उसकी कई लाखों लाख ज़्यादा मौतें हो सकती। जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी थी, व्हाट्सएप ग्रुप की रही होगी या एसएमएस की रही होगी, उसके माध्यम से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए नेशनल लेवल पे उस क्राइसिस की स्थिति में, वो उन्होंने पालन किया और उसको एक मूर्त रूप पे उभारा। इससे उनके पोटेंशियल का पता चलता है और अगर हम उनको डिजिटाइज़ करते हैं आने वाले समय में, उनको एविडेंस और डिवाइसेज़ और उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, तो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में जो एक 67% आदमी को मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर से जुड़ने का कभी मौका ही नहीं मिलता। वो कभी फोर्टिस और ये वेदांता और मेदांता की जो टर्शरी अ, एक्सक्लूसिव हेल्थ केयर यस, सर्विसेज़ यस। हैं, उनका इंटेलिजेंस, उनकी दवाई, उनका प्रिस्क्रिप्शन, उनका डायग्नोसिस कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। उन सबको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जा सके और भारत चूँकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, इनका जो डेटा बनेगा, इनका जो हेल्थ केयर का पूरा डेटाबेस क्रिएट होगा, वो एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस होगा। आज के समय में भी डिवाइस बनाने वाली कंपनियाँ, दवाई बनाने वाली कंपनियाँ इन डेटा को डार्क वेब से हैक किए हुए, अनएथिकल तरीके से हैक किए हुए डेटा को खरीदती हैं। वो एथिकल वे में खरीद सकेंगी और जो कंट्रीब्यूट करेंगी एज़ एन कंट्रीब्यूशन, एज़ अ सब्सक्रिप्शन फीस, उनसे आशा वर्कर के रिम्यूनरेशन को, उनके व्यवहार को और उनका जो एक स्टेटस है, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। मेरी कल्पना है, मेरा विचार है कि आगे आने वाले समय में जो हमारे पॉपुलेशन में जो लड़कियाँ गाँव से आती हैं, जी। उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो टीचर की पढ़ाई कर बीएड करके टीचर बन जाएँ। उनके पास एक और ऑप्शन हो जाएगा कि वो एक छोटा-सा क्रैश कोर्स करके आशा दीदी बन जाए। क्योंकि ओके। आशा की जो अभी की इमेज है, जो उनका रेम्यूनरेशन सिस्टम है, वो बहुत कम है और इस प्रोजेक्ट के आने के बाद हम उनको एक बढ़िया पहचान, बढ़िया डिवाइस और बढ़िया पोज़ीशन दे पाएँगे और वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएगी हमारे अ, हेल्थ केयर डिलीवरी यस। सिस्टम में। ये 2 प्रोजेक्ट्स मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में काफ़ी कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये 2 प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दों पर हैं। मुझे लगता है ये जब आएँगे, ये जब लोगों तक पहुँचेंगी ये सारी चीज़ें, तो उनको काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है। बेशक। सर आपसे बात करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को काफ़ी नई चीज़ें और काफ़ी इनसाइटफुल टॉक्स भी पता चली हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कमाल ज़िंदगी के साथ जुड़ने के लिए और मैं आशा करती हूँ आपका जो भी विज़न है वो ज़रूर पूरा हो और भारत भी विकसित हो। थैंक यू। कमाल ज़िंदगी के दर्शकों को नमस्कार। शुक्रिया।